नमस्कार, आप देख रहे हो मिल टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। राजधानी में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बिहार चुनाव, महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक रणनीतियों पर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बिहार में जब जब भारी मतदान हुआ है तब तब आरजेडी की सरकार बनी है। उन्होंने बताया कि मैंने बिहार में 10 दिन तक चुनाव प्रचार किया, जहां महिलाएं कह रही थी कि वोट के लिए पैसा नहीं मिला, यहां हमारा पैसा है। राजभर ने यह भी साफ किया कि अगर उनके विधायक जीतते हैं तो वे एनडीए को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा फर्क है। साथ ही उन्होंने तांच कसते हुए कहा कि कुछ नेता चुनाव में खुद पर हमला करवाकर प्रचार करते हैं। तो लखनऊ की इस कार्यशाला में एक तरफ पंचायत व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने इन बयानों ने राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन करके खुद सूचकांक तैयार करिए और प्रदेश में पुरस्कृत होइए। जो सुविधाएं शहरों में हैं वो सुविधाएं गांवों तक पहुंचाने का सरकार का प्रयास है। जो गांवों से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है उसको रोकना, शहरों से पलायन गांवों की तरफ हो, इसके लिए पंचायती राज विभाग और केंद्र सरकार हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह राजीव गांधी का विजन था कि पंचायती राज की अपनी अलग जुरिडिक्शन हो, उसकी अपनी पुलिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों के मामले पंचायत में निपट जाएं और ताकि जो है वो साल दर साल इधर उधर कोर्टों में भटकते ना रहे, उसको लेकर किस तरह से आप लोगों ने राउंड अप किया? ये सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। गाँव तक जानकारी हम लोग, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोग दे रहे हैं। गांव से बाहर कोई काम के लिए जाना नहीं है। हमारा पंचायत सहायक गांव में है, पंचायत सचिव है, हम वहीं उनको खतौनी दे रहे हैं, वहीं खसरा दे रहे हैं, वहीं आधार कार्ड वहीं बनाने जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग जो है उनको बिजली का बिल वहीं जमा करा रहे हैं। उनको किसी तरह का ऑनलाइन फार्म भरना है तो उनको वहीं जाना है। हर तरह की सुविधा हम अपने ग्राम पंचायत में ही देने का काम कर रहे हैं। 148 योजनाएं हैं जो गांव सभा में ही दी जा रही हैं। सर, गांव की समस्या सबसे ज़्यादा मेड़ की होती है, उस मेड़ की समस्या को किस तरह से समाधान? देखिए, भारत सरकार ने प्रयास किया कि ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण करा करके आपने देखा कि जो गाँव में ज़्यादा झगड़े आबादी लाइन में होते हैं तो उसका सीमांकन करके उनको घरौनी देने का अभियान बड़े पैमाने पर चला। उनके नाम से हो गया तो वो विवाद खत्म हो जाए, एक काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। मंत्री जी, कुशीनगर का जो आपका बयान है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है? हमने ये थोड़ा कहा कि आरजेडी की सरकार आ रही है। हमने ये कहा है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड हमने खंगाला, देखा तो ज़्यादा वोटिंग जब पड़ती है तब आरजेडी की सरकार आती है। महिला वोट भी बहुत पड़े हैं। महिला वोट तो मैं भी बिहार में था 10 दिन और एक एक दिन कम से कम 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के बीच में 3 हिस्सा महिलाएं आती थी। मैं पूछता भी था कि भाई आपको 10,000 रुपया मिला है तो वोट किधर जाएगा? महिलाएं कहती थी कि वो हम लोगों को वोट के लिए थोड़ा दिए हैं, वो तो हमारा पैसा ही इकट्ठा करके हम ही लोगों को दे रहे हैं, तो रोजगार करने के दिए हैं कि वोट देने के लिए दिए हैं? तो हमारी भीड़ में तो जो लोग आए वो तो यही बताए। तो बिहार में यानी परिवर्तन है इस बार? अब देखिए, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता जिसके पक्ष में वोट दी है और आगे देगी वही अपना मालिक बनेगा। लेकिन सर, बिहार में जो आपकी पार्टी अलग से लड़ रही है, लेकिन पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका, दूसरे की बारी है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के ऊपर गुम में पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, एक हत्या भी हुई इस बीच में। सर देखिए,
कुछ नेता ऐसा है ना, चुनाव में प्रचार करते हैं अपना ही गोबर फेंकवा करके अपना ही हल्ला कराते हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे, जब उनको वोट नहीं मिल रहा था तो अब 2 पुलिस बुलवाए, कहें हमको 10 लाठी मारो ताकि हमको वोट मिल जाए। पुलिस वाले 5-6 लाठी मारे ऐसा हथवा टूट गया। उसके बाद वो जीतू गया। यो नेता लोग करते हैं। तो सर बिहार में जो बेरोजगारी का दर है अगर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देखा जाए 2 गुना है, और खासकर वहाँ पे जो अगर स्नातक की बात की जाए तो वो भी राष्ट्रीय स्तर से 3 गुना हो गया है, और प्रास्नातक भी 3 गुना हो। देखिए, अब आपको बताएं कि बिहार में जो भी अब तक शासन लोग किए, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे आरजेडी का रहा हो, चाहे जदयू का हो, वहाँ गरीब एकदम ज़मीन पर है, अमीर एकदम आसमान पे है। वहाँ ज़रूरत है, मैं तो देखा 10 दिन में, मैं हाल जा कर के वहाँ 20 साल से देख रहा हूँ, बसने के लिए ज़मीन नहीं है गरीबों के पास, और वो छत कहाँ बनाएगा। जब सरकार उनको बसने की ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर पा रही तो शिक्षा कैसे दे पाएगी। अस्थाई तो हो तब ना वो विद्यालय जाए। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। आप जाइए बिहार, जरा घूमिएगा, तब आपको लगेगा कि गरीबों की हालत क्या है। नेताजी, बिहार चुनाव के नतीजे क्या यूपी में भी कुछ असर डालेंगे? देखिए, बिहार अलग है, यूपी अलग है। यूपी में नेतागिरी ज़्यादा है, बिहार में कम है। यहाँ गरीब भी जाग चुका है। मान्यवर कांशीराम जी आकर के यहाँ वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को इतना जगह दिया है कि हर घर में नेता हो गए हैं। अभी बिहार में मैं तो घूम के आ रहा हूँ, अब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की भीड़ में 4 गो 5 गो हम लोग नेता बनाए, दूसरा नेता नहीं। जैसे उनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ वोट, चुनाव आ गया, हाँ भैया वोट देवे के बस। लखनऊ से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पदयात्रा का ऐलान किया है। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से प्रयागराज के संगम तक यह पदयात्रा निकली जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और किसानों की समस्याओं जैसे अहम मुद्दों को उठाना है। उन्होंने बताया है कि सरयू से संगम तक चलने वाली यह यात्रा आम आदमी पार्टी के जनसंवाद अभियान का हिस्सा होगी। यह यात्रा 12 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक प्रयागराज में संगम पर समाप्त होगी। तो आम आदमी पार्टी की यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल ला सकती है। पार्टी का कहना है कि यह यात्रा जनता के मुद्दों को केंद्र में लाने के लिए निकली जा रही है। बंधुओं को नमस्कार। बारह नवंबर से 24 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में इस समय जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक पदयात्रा सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज तक आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। और उस पूरी पदयात्रा के दौरान मैं अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा। और जो सबसे गंभीर 2 ये मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है वो।
कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है, किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है, तो किसान जो एक बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक, उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। 12 से 24 नवंबर तक निकालिए थोड़ा समय अपने मुद्दों के लिए। इसके अलावा जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव के मामले में भी देश का नंबर 1 राज्य है। आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक ये सामाजिक भेदभाव है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। तो आज तो ज्यादा आंकड़ों की और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा। मेरे पास पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में क्या हालत है, वो सारी तैयारी मैं करके आया हूं और आपको एक एक दिन सब बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यूपी में स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, शिक्षा की हालत है, रोजगार की हालत है। लेकिन इस यात्रा को लेके हिंदुस्तान के एक मशहूर गायक हैं अल्तमस फरीदी और एक बड़े शायर हैं, कवि हैं बिलाल भाई। उन्होंने एक गीत लिखा है, मैं चाहूंगा वो गीत आप लोग जरूर सुनिए। इस यात्रा का गीत है और जिन मुद्दों को लेके हम लोग निकल रहे हैं 12 से 24 नवंबर को,
उन सवालों को लेकर ये गीत है। धार जिले के बटनावर से बड़ी खबर। यहाँ किसान प्रतिनिधि नितेश पट्टीदार पर हुए हमले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में आज किसानों ने एसडीओपी बटनावर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ ही हमले की साजिश रचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। किसानों ने यहाँ भी चेतावनी दी है कि अगर इस हमले में किसी मंडी कर्मचारी या संस्था से जुड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उससे आजीवन मंडी से निष्कासित किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने नितेश पट्टीदार को पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। साथ ही मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की अपील की। किसानों ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त किए जाए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए स्थायी इंतजाम किए जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे उग्र आंदोलन करने का मजबूर होंगे। किसान संस्थानों ने कहा है कि नितेश पट्टीदार पर हमला किसान समाज की आवाज़ और सच बोलने की हिम्मत पर सीधा प्रहार है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कार्रवाई में देरी हुई तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। आप कार्रवाई करोगे, कैसे कार्रवाई करोगे आप? मेरे को क्या देना पड़ेगा सबूत के तौर पर? ये आवेदन सबूत रहेगा। बात पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात रहेगा। अगर व्यापारियों का जो माल होता है वो पैकेट सहित 1 ग्राम ऊपर नहीं होता है ना, उसके बाद इस व्यक्ति के ऊपर ही हरकत हुई ना। यहाँ के मेरी बात सुने, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मामला इतना उलझा होगा। इसने सही दिखाया वजन दिखाया तो हुआ ना। तो जो भी दादा पहलवान है उसको मैं शुद्ध भाषा में बोलता हूँ। जितने भी इस मंडी के अंदर पल रहे हैं, जो यहाँ की रोजी रोटी से उनके घर चल रहे हैं, और ये दादा पे उसकी उपधारा है 2। उस उपधारा में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर किसी भी फसल को या किसी भी उपज को आप बेचने आते हैं तो उसका जो पात्र है, जैसे कि बारदान, उस बारदान का वास्तविक वजन आपको लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुलावटी और मंडी प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ा पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव कुर्सी से दूर होने की बखौलात में अपना शपनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए वे बेबुनियाद बयान देकर सुर्खियों बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों से जनता संतुष्ट है और सपा के आरोप पूरी तरह निराधार है। अखिलेश यादव के बयान पर शुरू हुआ यह राजनीतिक वार पलटवार एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर रहा है। के मुखिया अखिलेश यादव जी कुर्सी से दूर होने की वजह से बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन जाति गोलबंदी आप करा नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। बिहार के लोगों ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, जंगल राज को वापस न आने देने के नाम पर मोदी जी और नीतीश जी पर मोहर लगाई है।
आप देख रहे हैं बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप एसआईआर से क्यों डरे हुए हैं? एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अच्छी तरह पता होगा ये 2002 में भी हुआ था, 2003 के लगभग हुआ था। उस समय भी ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था जो अवैध हैं, जो भारत में जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं और जो अवैध घुसपैठिए के रूप में आप लोगों की वजह से घुसा दिए गए हैं मतदाता सूची में, उनको भारत निर्वाचन आयोग ने बाहर किए जाने का निर्णय लिया है। निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक सूची यदि बन रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश में खुशी की लहर है। बिहार में आपने देखा एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, और उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने की वजह से आपको पता है आपके पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप डरे हुए हैं, आप घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं? आपने लाख प्रयास किया बिहार में, सीमांचल में वोट जिहाद का भी नारा आपने दिया। सीमांचल के जो दुर्दांत अपराधी हैं, आप उनका समर्थन लेकर के बिहार में प्रचार कर रहे थे। किस प्रकार की कार्यशैली आपकी है? जातिवाद का जहर अब प्रदेश में कभी सफल नहीं होगा, देश में कभी सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, आपकी पार्टी की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, एसआईआर लागू होने के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से घुसपैठिए बाहर होंगे, और केवल मतदाता सूची से बाहर नहीं होंगे। यदि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया है तो उसे निकाल करके उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाने का काम भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से करेगा, और हमारी सरकार ऐसे लोगों को प्रदेश के बाहर भेजने का काम करेगी। बुलंदशहर से बड़ी खबर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत रेलवे तार चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। बीते 9 नवंबर को आरपीएफ खुर्जा ने रेलवे संपत्ति चोरी के एक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर नंदलाल मीना के नेतृत्व में की गई। टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगोले और संदिग्ध पिकअप वाहन की पहचान कर उससे बरामद किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपी फैसल, मोहम्मद मनसात और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने 1 नवंबर 2025 की रात अपने साथियों इकबाल, यूसुफ और शौकीन के साथ रेलवे तार चोरी की थी, और आरोपियों ने ये तार धादरी के काबरी, मोहम्मद चांद और गुलजार को बेच दिए थे। और पुलिस ने काबरी की दुकान पर छापा मारकर काबरी मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया और 190 मीटर एल्यूमिनियम तार करीब 305 किलो कीमत 57,000 बरामद किया। और रेलवे सुरक्षा बल की यहां कार्रवाई ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत बड़ी सफलता मानी जा रही है। आरपीएफ का यह कहना है कि रेलवे संपत्ति की चोरी पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चोरी तार चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। कितने लोग पकड़े गए, कितने का ये जो चोरी का सामान? देखो, दिनांक 1/2 रात्रि के समय ये जो चौला रेलवे स्टेशन है उसके बीच में एक और छोटा स्टेशन है, गांव है खानपुर। उसके पास में हमारी जो 160 किलोमीटर की स्पीड से रेल चलनी है उसकी वायर डाल ली थी। वायर को रात के समय इन्होंने काट लिया, जिसके लिए दूसरे दिन ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और 3 तारीख को हम एड के लिए एसएसपी साहब सबको, जहाँ जितने भी पुलिस अफसर हैं उनको मिले, और मेरे द्वारा एक अलीगढ़ सब डिवीजन से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिन्होंने इनको कल 9 तारीख को 9 की डेट में 4 अक्यूज पकड़े हैं, जिनमें 3 अक्यूज है, 1 रिसीवर है। उसमें एक टेम्पू है वाइट कलर का, जिसमें वो रख के लेके गए। सर कितने लोग फरार हैं? और सर 4 लोग और वंचित हैं, वंचित कर दिए गए हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई जाएगी। ये तार डालने का कारण नया चल रहा था या उसमें करंट सप्लाई थी? नहीं, कोई अभी करंट सप्लाई नहीं, नया चल रहा है। 160 की जो स्पीड करनी है उसके लिए भारत सरकार लगा रही है इसको। सर आपराधिक इतिहास भी इनका पुराना था, अभी उसके बारे में जांच की जा रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहो हम टीवी भारत।